कहाँ जा रही हो? उसे बेड से उतरते देख वो झटके से उसकी कलाई पकड़ता उसे वापस अपनी तरफ घसीट गया था। साईं, छोड़े मुझे। मीरदाद की गिरफ्त से खुद को आज़ाद ना कर पाती वो मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। तुम्हें क्या लगता है मीरदाद शाह मरा जा रहा है तुम्हारी गुर्बत के लिए? मैं मरा जा रहा हूँ तुम्हारे करीब आने के लिए? उसे झटके से करीब तर करता वो गहरी गंभीर सरगोशी में गोया हुआ था कि उसके थरथराते लब कान की लू को छूते उसे हवास बाख्ता कर गए। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, ये तो तुम मेरा एहसान समझो कि तुम्हारी तबीयत की वजह से तुम्हें अपने करीब कर रहा हूँ। शिफा के गर्म होते वजूद से खुद को जलता महसूस करके वो गंभीर लहजे में गोया हुआ था जिस पर वो नम आंखों को सख्ती से बंद कर गई थी। अरे देखो तो सही कैसे नसीब लिखवा कर लाई है, इतनी खूबसूरत है, चांद सा चेहरा है। मगर नसीब बिल्कुल काले। दुल्हन के लिबास में मलबूस वो दोनों मुट्ठियों को सख्ती से भींचे हुए अपना सर घूंघट में छुपाए हुए थी जब पास बैठी हुई एक और आवाज़ कानों में पड़ी थी। बेख्तियार आंखें नम हुई थी। हाँ बिल्कुल, खूबसूरत चेहरे से नसीब का क्या लेना देना। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसी खूबसूरती होने से बेहतर है कि बेटी खूबसूरत ना ही हो, कम से कम उसके नसीब तो अच्छे होने चाहिए। मगर इसके देखो कितने काले नसीब हैं, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी। मुझे तो तरस आता है इस पर। एक और औरत के अल्फाज उसके वजूद को छलनी करते हुए कानों में पिघला हुआ सीसा अंडेल रहे थे जबकि वो बेहिस बनी हुई अपना सर नीचे झुकाए हुए थी। जब बारात आने का शोर उठा था, एक के बाद एक लोग घर के अंदर दाखिल होते हुए, तभी दूल्हे को उसके बिल्कुल साथ बिठाया गया था। नामहसूस अंदाज में अपने लहंगे को मुट्ठी में जकड़ते हुए वो अपनी आंखें बंद कर गई थी। साथ बैठे हुए इंसान के वजूद की तपश उसके वजूद को छलनी करते हुए महसूस हो रही थी, मगर वो ढीठ बनी हुई थी, शायद अपनी जब्त को आजमाने की कोशिश कर रही थी। शिफा दुरियान वल्द दुरियान गाजी, आपका निकाह मीरदाद वल्द दाद शाह के साथ बस 1 लाख हक महर के तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब के दोहराए जाने वाले अल्फाज सुनकर वो अपनी आंखें सख्ती से मींच कर झुकी थी जबकि दुल्हन की तरफ से देर होते देख एक खातून जबरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए आगे बढ़ी थी और उसके कंधे पर हाथ रखकर इतने जोर से दबाया था कि तकलीफ की जुबन उसके सर से उठती हुई पैर के नाखूनों तक गई थी। कबूल है, कपकपाते हुए लबों से बोलती हुई वो अपनी आंखें खोलकर अपने लबों को सख्ती से भींच गई थी जबकि 2 आंसू टूटकर पलकों से बहे थे। मजीद काजी साहब के दोहराए जाने वाले अल्फाज पर वो बिला किसी तरद्दुद के हामी भर चुकी थी। साथ बैठे हुए दुल्हा ने भी हामी भरी थी तो इजाब और कबूल का मरहला तय पाते ही मुबारकबाद का शोर उठा था। अभी तक दुल्हे की तरफ से कोई भी आवाज़ सुनने को नहीं आई थी। जब भी वो झिझकती हुई उससे थोड़ा सा फासला बनाए हुए थी कि जैसे ही उसे आज़ादी का परवाना मिलेगा वो यहाँ से भाग निकलेगी, मगर नहीं जानती थी कि अब तो वो हकीकी मायनों में शिकारी के पिंजरे में कैद हुई थी। जो पहले वो कैद समझती थी, ये कैद अब उससे भी बदतर होने वाली थी। तभी एक झटके से मीरदाद शाह खड़ा हुआ था और उसका हाथ थामकर उसे भी अपने साथ खड़ा किया था। लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उसके साथ ही खींची जाती हुई पाँव में 2 मरतबा लहंगा भी अटका था, मगर सामने वाले को परवाह कब थी। उसे एक झटके से अपने साथ खींचते हुए वो उसके नाम ने हाथ घर से बाहर लिए चले जा रहा था, जबकि वो बेबसी की गुड़िया बने हुए अपने साथ ये नारवा सलूक होते हुए देख रही थी। वो उसे लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ था जब एक झटके से उसका हाथ छोड़ते हुए उसे लड़खड़ाकर बिस्तर पर बैठने पर मजबूर कर गया था। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो लड़की, मेरे लिए ये शादी कोई अहमियत नहीं रखती, मेरे लिए तुम भी कोई अहमियत नहीं रखती, तो अपनी जगह पहले से ही जान रखो। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अम्मा सरकार के लिए की है, नहीं तो मैं तुम्हें तो क्या किसी और लड़की को इस काबिल नहीं समझता कि मीर दाद शाह उसे मुंह लगाए, इसीलिए आइंदा अपनी औकात मत भूलना। सर्द लहजे में बोलते हुए वो एक उंगली उठाकर उसे वार्न करता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बाथरूम की जानिब बढ़ गया था, जबकि वो बेबसी की मूरत बने हुए बस अपने लब भींच कर रह गई थी। दरवाज़ा बंद हुआ था कि आहिस्ता से अपने सर पर ओढ़ा हुआ घूंघट पलटती हुई वो नम होती आंखों के साथ बाथरूम के दरवाजे को देख गई थी। हाँ, सच तो कहा था सबने। जितनी खूबसूरत वो खुद थी, नसीब उतने ही काले थे। सुर्खो सफ़ेद मैदे की तरह की रंगत, जिस पर बड़ी बड़ी झील सी सब्ज आंखें, घने पलकों का साया किए हुए सतवा नाक और पंखड़ी की मानंद सुर्ख लब,
सुराहीदार गर्दन के साथ दराज कद लिए हुए वो सरापाए हुस्न थी, मगर नसीब उतने ही काले थे। बचपन में ही माँ छोड़कर चली गई थी और बाप ने दूसरी शादी करते हुए उसे सौतेली माँ के रहमो करम पर छोड़ दिया था। तभी अब वो बाप के मर जाने के बाद सौतेली माँ के हत्थे चढ़ती हुई एक ऐसे इंसान के साथ ब्याह दी गई थी जो औरत नाम से दिलचस्पी ही नहीं रखता था। वो एक सर्द मिजाज इंसान था जिसकी महबूबा उसे ठीक शादी से पहले छोड़कर भाग गई थी, और उसके नसीब में वही शख्स आया था, एक बटा हुआ शख्स। अब नसीब में उसके क्या लिखा था ये तो वक्त ने बताना था। बेदर्दी से अपने आंसुओं को साफ करते हुए वो अपने सूटकेस की जानिब बढ़ गई थी, जो कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ उसका मुंतजिर था। अब वो यहाँ आ गई तो रोते हुए या जैसे भी, जिंदगी तो उसे हर हाल में गुजारनी ही थी। तभी अब चेंज करने का इरादा करते हुए वो एक सादा सा सूट लिए हुए ड्रेसिंग रूम में बढ़ गई थी। काफ़ी देर बाद वो जब कमरे में लौटी तो पूरे कमरे में लैंप की रोशनी वाज़ेह थी, जबकि वो वजीह शख्स बिस्तर पर दराज दोनों बाजू अपने सर के नीचे रखे हुए आंखें बंद किए शायद सो गया था। तभी अपनी उंगलियां चटखाकर कश्मकश का शिकार होती हुई वो इधर उधर देख रही थी। बात सुने, धीमी नरम सी आवाज़ कमरे में गूंजी तो मीरदाद शाह ने अपनी आंखों को खोला था। बोलो, यक लफ्ज़ी ठंडा सा जवाब शिफा के वजूद में झुरझुरी दौड़ाने का बायस बना था। वो मैं कहाँ सोऊं? उंगलियां चटखाकर पूछती हुई वो निहायत ही धीमे लहजे में गोया हुई थी। उसके कमरे में तो कोई सोफा तक न था जिस पर वो सोते हुए रात ही गुजार लेती, मगर सामने वालों को कहाँ कोई फर्क पड़ना था। इतना बड़ा कमरा है, कहीं भी सो जाओ, लापरवाही से कहता हुआ वो करवट बदलते हुए अपनी आंखों को फिर से बंद कर गया था, जबकि एक नज़र उसकी पुश्त को देखते हुए वो दूसरी नज़र पूरे कमरे में दौड़ा चुकी थी। नफीस सा वो कमरा जिसमें मौजूद हर एक कीमती चीज़ उसके मालिक की नफासत का मुंह बोलता हुआ सबूत थी। सफ़ेद और ग्रे रंग के इम्तजाज में सजा हुआ यह कमरा जिसमें सोने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बेड मैसर था, मगर जो इंसान उसे अपनी ज़िंदगी में बीवी का ओहदा तक देने के लिए राज़ी नहीं था वो उसके साथ एक बिस्तर कैसे शेयर करती। तभी वापस अपने बैग की जानिब पलटते हुए वहां से चादर निकाल लाई थी। डरते हुए बिस्तर के एक तरफ से तकिया उठाती हुई वो नीचे ज़मीन पर आ चुकी थी। चादर अच्छे से अपने ऊपर फैलाकर एक नज़र सोए हुए मीरदाद शाह को देखते हुए वो सोने के लिए लेट चुकी थी। अच्छी नींद और अच्छा बिस्तर तो उसे पहले भी नसीब नहीं था। हाँ पहले, मगर उसके नसीबों में चारपाई ज़रूर लिखी थी जो कि अब यहाँ आते आते ज़मीन में तब्दील हो गई थी। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर उसे हंसना भी आया था और रोना भी, मगर शायद यही उसकी किस्मत थी जो उसे कबूल कर लेनी चाहिए थी। न जाने कितनी देर गुजरी थी जब उसकी आंख अपने वजूद पर पड़ने वाली तपश से खुली थी। तभी मंदी मंदी सी आंखें खोलते हुए उसने लैंप की जर्द सी रोशनी में इधर उधर देखना चाहा था, जब मीरदाद शाह उसे अपनी जानिब घूरता हुआ दिखाई दिया था। एक झटके से उठकर बैठते हुए वो घबराए हुए चेहरे के साथ उसे देख गई थी। नीचे क्यों सो रही हो? सर्द से उसकी आवाज़ उभरी थी तो वो बिला साख्ता अपना हलक तर कर गई थी। वो आपने तो कहा कि कहीं पर भी सो जाऊं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके ज़मीन पर सोने से एतराज़ कर रहा है या फिर बिस्तर के पास ज़मीन पर सोने से एतराज़ कर रहा है। तभी अपनी उंगलियों को चटखाती हुई वो अपनी निगाहें झुका गई थी। तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो, ये बात मुझे अब तुम्हें देखकर समझ में आ गई है। क्या तुम्हें इतना बड़ा सारा बिस्तर दिखाई नहीं दिया? एक कोने में सो जाती, नीचे सोने की क्या ज़रूरत है? एसी की ठंडक में उसे ज़मीन पर बगैर किसी कंबल के सोते हुए देखकर बिला साख्ता मीरदाद शाह को उस पर गुस्सा आया था, मगर भूल गया था वो हक जिताते भी तो कैसे। मीरदाद शाह ने उसे हक दिया ही कहाँ था। मुझे माफ़ कर दे, घबराहट से बोलती हुई वो अपने लब काट गई थी। तभी चादर को थामते हुए वो उठ खड़ी हुई थी। बिस्तर पर आकर सो जाओ, हाँ, मगर मेरी तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। संजीदगी से उसके मासूम से चेहरे को देखकर कहता हुआ वो अपना रुख दूसरी जानिब पलट चुका था, जबकि वो अपने लबों को काटती हुई चंद पल उसकी पुश्त को देखे गई थी। अब क्या इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा तुम्हें? सर्द से उसकी गंभीर आवाज़ पर हड़बड़ाते हुए वो ज़मीन से तकिया उठाते हुए बिस्तर के एक कोने पर आ गई थी और फिर उसी कोने पर दराज होते हुए वो कंबल गर्दन तक तान गई थी। सोने के लिए आंखें बंद करती हुई वो अपने दिल की धड़कन को बखूबी कानों में बजता हुआ सुन सकती थी। सुबह उसकी आंख खुली तो मंजर निहायत ही गैर मुतवक्का था। मीरदाद के सरहाने के बिल्कुल पास सरहाना पर अपना सर रखे हुए वो एक हाथ गाल के नीचे रखे हुए निहायत ही पुरसुकून नींद सो रही थी, जबकि मीरदाद यकटक उसके चेहरे को देखे चले जा रहा था। इतना मुकम्मल हुस्न उसने ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा था। बड़ी बड़ी झील सी आंखें बंद थीं, जबकि लब अध खुले थे।
अगर वो दिल के उजाले में उसे नहीं देख रहा होता तो उसे भरपूर यकीन था कि रात की स्याही में वो अपने होश जरूर खो बैठता। तभी नरमी से हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके चेहरे पर झूल रही बालों की लट को माथे से पीछे किया था, तो महसूस हुआ था जैसे नरमो मुलायम रूई को छू लिया हो। वो यूं थी जैसे वो कोई मौजज़ा हो, मगर कुछ याद आने पर यकलख्त उसके चेहरे पर कुछ बदला था। तासुरात तब्दील होते हुए सख्त हो चुके थे, जबकि माथे पर दो बल भी आए थे। तभी एक झटके से उठकर बैठते हुए वो बगैर शिफा पर एक नजर डाले दूसरी तरफ से उतरता हुआ बाथरूम में जाकर बंद हुआ था। ठंडे पानी का शावर चलाकर उसके नीचे ठहरते हुए वो एक मुक्का दीवार पर मार चुका था। मीरदाद, नहीं, यह लड़की तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। नहीं, तुम इतने कमजोर इंसान नहीं हो जो एक लड़की के बहकावे में आकर उसकी तरफ माइल हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद से अहद करता हुआ वो बार बार खुद को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके कमरे में बिस्तर पर पुरसुकून नींद के मजे लेती हुई वो लड़की उसके एहसासात से अनजान ख्वाबो खरगोश के मजे लूट रही थी। वो सारा दिन बेचैनी की कैफियत में मुब्तला रहा था। जमीनों का काम और फिर डेरे का काम भी यूं ही सरंजाम देते हुए उसके ख्यालात के धागे भटके हुए थे। ये पहली मर्तबा था जो उसका जहन बार बार ना चाहते हुए भी शिफा को सोच रहा था। वो कैसी दिखती थी, उसे छूने का कैसा एहसास था। वो अजीब सी कैफियत का शिकार था। तभी वो जो हवेली के नाम से ही कतराता था, आज जल्दी से काम समेटकर अपने कदमों को हवेली की जानिब बढ़ाया था। मीर दादशाह हवेली के अंदर दाखिल होकर तेज तेज कदम उठाते हुए वो अभी सीढ़ियों की जानिब बढ़ा ही था, जब पीछे से उभरने वाली आवाज पर गहरा सांस भरते हुए अपने कदमों को ब्रेक लगाई थी। जी दादी सरकार। नरम मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए गोया होते हुए वो आफरीन बेगम की जानिब मुतवज्जा हुआ था, जो हाथ में लाठी थामे हुए उसे देख रही थी। बच्चे, क्यों खुद को सजा देते हो? जो हो चुका है उसको भूल जाओ, अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करो। नरमी से कहती हुई आफरीन बेगम के कदम चलते हुए उसकी जानिब बढ़े थे, और फिर कंधे पर लरसता हुआ हाथ रखा था, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सर झुका गया था। दादी सरकार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसके लबों पर मुस्कुराहट फीकी पड़ी थी, मगर वो अपने तासुरात को बखूबी छुपा गया था। क्या जख्म भरने इतने आसान थे जो हर कोई आगे बढ़ने की बात करता था? अगर इतना ही आसान होता तो वो अब तक बढ़ चुका होता। किसी को भी उसे नसीहत देने की जरूरत ना पड़ती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चे, जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारी मुंतजिर है। नरमी से मुस्कुराकर कहती हुई आफरीन बेगम छड़ी को संभालते हुए अपने कमरे की जानिब वापस लौट गई थी, जबकि वो गहरा सांस भरकर लब भींचे हुए अपने कदमों को कमरे की जानिब बढ़ा गया था। तुमने दादी से क्या कहा है? कमरे में दाखिल होकर वो जो अपने नम बालों को सुलझाती हुई आईने के सामने अपने ख्यालात में ही गुम ठहरी हुई थी, एक झटके से उसकी कलाई से थामकर अपनी जानिब खींचते हुए वो उसकी कलाई कमर पर ही मोड़ चुका था, जबकि वो बेबसी से अपनी आंखें मीच कर रह गई थी। जब आंखें खोली थी तो वो बेतहाशा नम हो चुकी थी। आप क्या कह रहे हैं? हैरानी से पूछती हुई वो सामने ठहरे हुए इंसान से सरापाई सवाल थी, जबकि उसके बालों की भीनी भीनी सी खुशबू मीरदाद के हवासों पर बुरी तरह सवार हो रही थी। तुमने दादी से क्या कहा है? क्या तुमने उन्हें कुछ भी कहा है जो कुछ हमारे दरमियान कल रात को हुआ? सर्द मोहरी से पूछते हुए उसकी आंखें उस मदहोशकुन खुशबू पर नरम पड़ी थी। तभी ये एक हाथ आगे बढ़ाते हुए नरमी से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में थामते हुए वो उसे गलत तासुर दे गया था, सिर्फ उसके बालों की नरमाहट को महसूस करने के लिए। मैंने दादी को कुछ भी नहीं बताया है। खौफ से सुकड़ते हुए दिल के साथ कहती हुई वो उसका एक हाथ अपनी कलाई पर और दूसरा अपने बालों पर महसूस कर सकती थी, जबकि उसका पूरा वजूद मीर दादशाह के वजूद के साथ मस हो रहा था। अगर तुमने दादी को नहीं बताया है तो दादी को कैसे मालूम? और दादी मुझे वो सब कुछ नसीहतें क्यों कर रही हैं? सर्द से अंदाज में पूछते हुए उसने मजीद उसे खुद की तरफ खींचा था, तो बेख्तियार दोनों के दिल की धड़कन एक हुई थी। मुझे सच में कुछ पता नहीं है। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। मैं भला किसी को कुछ भी क्यों कहूंगी? अपने लब काट कर बोलती हुई वो उसकी आंखों में देख रही थी, जबकि खौफ से आंखों में आंसू दर आए थे। तभी सर झटक कर वो उसके कंधे पर काटता हुआ उसके बालों को मजीद मुट्ठी में जकड़ चुका था, जिस पर सिसकी भरती हुई वो आंखों से गिरते हुए आंसुओं के साथ आंखें बंद कर गई थी। उसके दांतों की चुभन कंधे पर महसूस हुई थी, तो बेइख्तियार उसकी सख्त गिरफ्त में वो कसमस आई थी। मीर, बेसाख्ता उसके लबों से मीर दादशाह के लिए नाम बरामद हुआ था, जिस पर एक झटके से अपनी आंखें खोलता हुआ वो उसकी कलाई को और सख्ती से मरोड़ चुका था, जिस पर शिफा अपने लब भींच कर रह गई थी। दोबारा कभी भी मुझे मेरे नाम से मत पुकारना। आज से मैं तुम्हारा साईं हूँ, तुम्हारे सर का ताज।
सर्द गंभीर सी सरगोशी उसके कानों में अंडेलता हुआ वो उसे एक झटके से छोड़ते हुए अपना रुख बदल चुका था, जबकि वो धड़कते हुए दिल के साथ अपने सुर्ख होती कलाई को देखते हुए अपने लब काट गई थी। जी जी साईं। उसकी आवाज़ लड़खड़ाई थी तो वो बेसाख्ता अपने आंसुओं को काबू करने की कोशिश में अपने कदमों को तेजी से बाथरूम की जानिब बढ़ा गई थी। एक झटके से दरवाज़ा बंद करके आईने में अपना अक्स देखती हुई वो अजियत से हल्का सा मुस्कुराई थी। यही है तुम्हारी किस्मत शिफा, तुम्हें तमाम उम्र इसी तरह रहना है, एक से दबकर और दूसरे से डरकर। इस चीज़ से निकलने का कोई हल नहीं। बेबसी से कहती हुई वो अपनी आंखें बंद करते हुए बाथरूम के दरवाजे से टेक लगा गई थी। उसे बाथरूम में रुके हुए काफ़ी देर हो गई थी। वो पहले ही शावर लेकर निकली थी, मगर अब बाथरूम में मज़ीद वक्त गुजारने को वो फिर से शावर ले रही थी। नज़रें बार बार सुर्ख होती कलाई पर जा पहुंचती, जहां उस बेमोहर की उंगलियों के निशान वाज़िया थे। जलन को महसूस करती हुई वो बेख्तियार अपने लबों से कराह रोक लेती थी। काफ़ी देर बाद वो जब अपने कमरे में लौटी थी तो वो बिस्तर पर बैठा हुआ सुर्ख आंखें लिए हुए अपनी निगाहों को सामने कारपेट पर जमाए हुए था। शिफा जो काफ़ी देर लगाकर इसलिए आई थी कि उसे सोता हुआ देखकर वो खुद भी सो जाएगी, अब उसे सामने बैठा देखकर अपनी उंगलियों को मरोड़ती हुई अपने लबों को काट गई थी। ये उसके ज़हनी इंतशार की वाज़ह दलील थी। यहाँ आओ, दो लफ्ज़ और उसकी सांसें हवा हुई थी जब मीरदाद शाह ने अपनी आंखें उठाते हुए उसकी जानिब देखा था, जो बाथरूम के दरवाजे के बाहर ही जमी हुई थी। खौफ से धड़कते हुए दिल के साथ वो कदम कदम चलते हुए उसके पास आई थी और 2 कदमों के फासले पर ही ठहर चुकी थी। और पास आओ। मज़ीद सर्द मोहरी से एक और हुक्म बरामद हुआ था, जिस पर वो अपने लब काट गई थी। साईं। लड़खड़ाहट से बिला इख्तियार उसका तर्ज तखातुब निकला था। तभी वो अपनी सुर्ख आंखों को उठाकर शिफा की आंखों की जानिब मरकूज कर चुका था। कहाँ जा रही हो? उसे बेड से उतरते देख वो झटके से उसकी कलाई पकड़ता उसे वापस अपनी तरफ घसीट गया था। साईं, छोड़े मुझे। मीरदाद की गिरफ्त से खुद को आज़ाद ना कर पाती वो मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। तुम्हें क्या लगता है? मीरदाद शाह दोनों की ही आंखें सुर्ख पड़ते हुए एक दूसरे को अंदर तक जान लेना चाहती थी। तभी मीरदाद शाह एक झटके से उसे अपनी जानिब खींचते हुए अपने बेहद नज़दीक कर चुका था, जिस पर शिफा बौखलाते हुए उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू बांधकर खुद को मजीद गिरने से रोक गई थी, मगर वो उसके ऊपर ही आन गिरी थी। नतीजतन हड़बड़ाहट से वो मीरदाद शाह की गोद में जा गिरी थी। फैली हुई आंखों के साथ मीरदाद शाह के चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे पर रंगों की बहार उतर आई थी। साईं, बौखलाहट से कहते हुए वो उसके कंधे पर जोर दिए हुए उठने ही लगी थी, जब एक झटके से उसकी कमर को थामकर अपनी मजबूत गिरफ्त में करते हुए वो उसे अपनी जगह बैठे रहने पर रोक गया था। जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा ही बुलाया है तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। तुम जानते हो, आज तक मुझे किसी ने ना नहीं की। संजीदा से अपने सुर्ख आंखों को उसकी आंखों और फिर चेहरे के नपूशों में डालता हुआ वो उसे हल्का सा झंझोड़ने पर मजबूर कर गया था। मुझे मुझे माफ़ कर दे, हलक तर करके कहती हुई वो अपनी निगाहों को नीचे झुका रही थी, जिस पर मीरदाद शाह का एक हाथ उसकी कमर से सिरकता हुआ ऊपर बालों में गया था और फिर बालों की जड़ों से होते हुए आखिर तक उसके बालों की नमी को महसूस कर गया था। दोबारा शावर लिया है? धीमी आवाज़ में पूछते हुए उसने कहा था, अपनी आंखों को उसके बालों पर ही टिकाए हुए था। भूरे रंग के बड़े बड़े कमर से भी नीचे तक लहराते हुए उसके लंबे बाल मीरदाद शाह को उसकी तरफ बुरी तरह माइल करने का बायस बने थे। वो मुझे गर्मी लग रही थी, सटपटा कर कहती हुई वो अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार चुकी थी, जबकि मीरदाद शाह ने अब्रू उचकाते हुए उसे देखा था। लाइक सीरियसली? नवंबर के महीने में तुम्हें गर्मी लग रही है? धीमी सी आवाज़ में बोलते हुए वो इस मर्तबा भी उसके बालों की लट को उंगली पर लपेट रहा था। मैं अपने लब काटती हुई वो अल्फाज तलाश करने की कोशिश कर रही थी जो कि उसे मिल नहीं रहे थे। तभी वो उसकी कलाई को थामता हुआ उसकी आस्तीन पर तक चढ़ा गया था, जबकि अपनी उंगलियों के निशान उसकी सफ़ेद कलाई पर देखते हुए बेख्तियार उसे मलाल हुआ था। तभी नरमी से अपना अंगूठा उन निशानों पर फेरते हुए वो उसकी आंखों में अपनी आंखें डाल गया था। दर्द हो रहा है? धीमी आवाज़ में पूछते हुए उसने कहा था, जिस पर बेख्तियार वो अपने लब काट गई थी। तभी साथ पड़ा हुआ फर्स्ट एड बॉक्स उठाते हुए वो उसमें से मरहम निकाल चुका था। अपने सख्त खुरदरी उंगलियों से उसकी कलाई पर मरहम रखते हुए वो उसे लब भींचने पर मजबूर कर गया था। दिल और दिमाग के दरमियान बुरी तरह जंग छिड़ चुकी थी।
دل اس نازک سے وجود کو محسوس کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جبکہ دماغ بار بار اسے تعویلیں پیش کرتے ہوئے اس چیز سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بری طرح اپنی بیوی کی جانب متوجہ ہو رہا تھا، مگر یہ ماننا اس کے لیے جان جوخم کا کام تھا۔ شفا یک ٹک میرداد شاہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وجاہت کا شاہکار انسان اس کے بہت نزدیک تھا۔ کیا ہوتا اگر ان کی شادی بھی نارمل شادی کی طرح ہوتی، جس میں اسے اپنے شوہر سے توقعات ہوتی اور وہ دونوں اس شادی کو نبھانے کی بھرپور کوشش کرتے؟ مگر خیر، آئندہ رات کے وقت مت نہانا، سردی لگ جائے گی۔ سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ ایک جھٹکے سے اسے کلائی سے تھام کر گود سے نیچے اتار چکا تھا، جبکہ اپنے قدموں کو اپنے بستر کی سائڈ کی جانب بڑھایا تھا۔ اسے بالکل بھی نہیں بہکنا تھا، اسے شفا کے دل فریب وجود سے نگاہیں چرانی ہی تھی۔ تم کون سا پرفیوم لگا رہی ہو؟ بستر پر لیٹتے ہی جو پہلا خیال ذہن میں ابھرا تھا وہ لبوں تک لے آیا تھا، جبکہ شفا ٹھٹکتے ہوئے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، میرے پاس پرفیوم نہیں ہے، لب کاٹ کر دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی، یوں جیسے سارا قصور ہی اس کا ہو۔ اچھی بات ہے، آہستہ سی آواز اسے کمرے میں ابھرتے ہوئے سنائی دی تھی۔ تبھی وہ پلٹ کر میرداد شاہ کی جانب نگاہ ڈال گئی تھی، جو اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے سو رہا تھا، پھر اپنے آپ کو جھڑکتی ہوئی سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکی تھی۔ سائیں، کچھ وقت پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا جب بے چینی سے اپنی انگلیوں کو مروڑتی ہوئی وہ چلتے ہوئے صوفے کے پاس آئی تھی، جہاں وہ تھکا تھکا سا نیم دراز تھا۔ پاؤں ٹیبل کے اوپر جمے ہوئے تھے، جبکہ آنکھیں بند تھی، سر شدید بھاری ہو رہا تھا۔ ہنکارا بھرتے ہوئے وہ ہنوز آنکھوں کو بند کیے ہوئے تھا۔ کیا آپ کو سونے میں مسئلہ ہوتا ہے؟ دھیمی سی آواز میں بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکا گئی تھی، جب ایک جھٹکے سے میرداد شاہ نے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گھور کر دیکھا تھا۔ وہ میرا مطلب تھا کہ آپ رات کو کافی مرتبہ کروٹیں بدلتے ہیں نا؟ اور وہ کھلاتے ہوئے میرداد شاہ کے چہرے کو دیکھتی ہوئی وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل چکی تھی۔ تم سے کس نے کہا؟ سرد انداز میں بولتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ 2 قدم چلتے ہوئے اسی کی جانب بڑھا تھا، جو 2 قدم پیچھے کی جانب لے چکی تھی۔ وہ مجھے بس لگا، دھیمی سی آواز میں بولتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی، جبکہ پیچھے ہٹتے ہوئے قدم ہنوز جاری تھے کہ میرداد شاہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تو تم کیا کر سکتی ہو؟ کیا تم کہیں کی ڈاکٹر ہو؟ سرد آواز میں بولتا ہوا وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ گیا تھا، جو اپنی آنکھیں پھیلائے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر میں آپ کے لیے کچھ بنا دوں جس سے آپ کو رات کو نیند میں مسئلہ نہ ہو تو آپ کیا؟ بے چینی سے بولتے ہوئے وہ حلق تر کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں، اس سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر مجھے نیند نہیں آئے گی تو اس کے لیے نیند کی گولیاں جیسی دوائی بھی موجود ہے۔ سرد مہری سے کہتا ہوا وہ اس کے معصوم چہرے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے ہی اپنے قدموں کو باہر کی جانب موڑ چکا تھا، جبکہ وہ لب کاٹتے ہوئے اسے خود سے دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ رات کو بار بار اس کی کروٹوں اور بے چینی سے یہ بات صاف ظاہر تھی کہ میرداد شاہ کو سونے میں تنگی پیش آ رہی ہے، مگر مجال جو وہ یہ بات خود قبول کر جائے۔ رات کو وہ کافی دیر سے گھر لوٹا تھا، جب کمرے میں داخل ہوا تو سیڑھے سے اسے کمرے میں غیر موجود پا کر بے اختیار گہرا سانس کھینچا تھا۔ ابھی وہ باتھ روم کی جانب بڑھنے لگا تھا جب بیچ راستے میں ہی دروازہ کھول کر شفا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سائیں، دھیمی آواز میں پکارتے ہوئے وہ دروازے سے 2 قدم چل کر آگے آئی تھی، جب میرداد نے اپنی جگہ سے پلٹتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں سبز مشروب کا کپ تھام رکھا تھا، شیشے کا کپ ہونے کی وجہ سے اندر کا مایہ باہر دکھائی دے رہا تھا۔ آپ یہ کاڑھا پیئیں گے؟ لب کاٹ کر بولتی ہوئی وہ اس کے سامنے وہ مشروب پیش کر چکی تھی جسے وہ دونوں ابرو اٹھا کر دیکھ گیا تھا۔ کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ سنجیدہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ ایک نگاہ سبز رنگ کے مشروب پر ڈال چکا تھا، جس پر بے اختیار وہ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسی کے چہرے کو دیکھ گئی تھی۔ سائیں، بھلا میں کیوں آپ کو زہر دینے کی کوشش کروں گی؟ میں نے یہ کاڑھا اپنی دادی سے سیکھا تھا، وہ جب بیمار تھی تو اپنے لیے کاڑھا بناتی تھی، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے انہیں بھی نیند کا مسئلہ تھا۔ اگر آپ یہ پئیں گے تو اس سے آپ کو رات کو سونے میں آسانی ہوگی اور آپ کو نیند کی دوائیاں نہیں لینی پڑیں گی، وہ آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ سنجیدگی سے وضاحت کرتی ہوئی وہ اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کوئی بھی تاثرات نہیں تھے۔ ایک پل کے لیے اسے لگا تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات بے یقینی میں بدلے ہیں، مگر پھر اس کے سرد سپاٹ سے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا وہم جانتے اسے جھٹک چکی تھی۔
اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کرتے ہوئے یہ کاڑھا پی لوں گا؟ تمہارا کیا بھروسہ کہ تم نے اس میں زہر ملایا ہے اور مجھ سے نجات پانا چاہتی ہو؟ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس قدر بحث کر رہا تھا، حالانکہ اگر اسے نہیں پینا ہوتا تو وہ ایک بار منع کر کے ہی آگے کی جانب بڑھ جاتا۔ اگر آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میں نے اس میں زہر ملایا ہے تو پہلے میں آپ کو پی کر دکھا سکتی ہوں۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ سبز مشروب کو لبوں سے لگا گئی تھی۔ گرم گرم مائع حلق میں اترا تھا تو جسم کو حرارت پہنچی تھی۔ پھر وہ اپنا وہی مشروب والا ہاتھ اس کی جانب بڑھا چکی تھی، جسے میرداد شاہ نے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے تھام لیا تھا۔ کشمکش کا شکار ہوتے ہوئے وہ ایک نگاہ سامنے ٹھہری ہوئی شفا اور دوسری نگاہ اس سبز مشروب پر ڈال چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جو بے اختیار اسے مشروب کو لبوں سے لگا جانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تبھی گھونٹ گھونٹ گرم مائع کو اپنے اندر اتارتا ہوا وہ اپنے گلے سے راحت اترتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ مشروب کا کپ خالی ہوتے ہی وہ اسے تھما چکا تھا، جبکہ باتھ روم کی جانب بڑھتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ اسے اس لڑکی کی جانب مائل نہیں ہونا تھا، مگر یہ لڑکی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ ہر بار اس کے دھتکار پر بھی ایک نئے عزم کے ساتھ اس کے پاس چلی آتی تھی، اور نہ صرف اس کے پاس آتی تھی بلکہ اس کے حواسوں پر بھی بہت برے طریقے سے قابض ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ باہر ٹھہری ہوئی شفا کے لبوں پر اس خالی کپ کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آج پہلی مرتبہ جب وہ بستر پر دراز ہوا تھا تو اسے زیادہ کروٹیں نہیں بدلنی پڑی تھی۔ خود بخود نیند سے اس کی بوجھل ہوتی ہوئی آنکھیں اپنے خوابوں کی دنیا میں لے گئی تھی، جبکہ پاس لیٹی ہوئی شفا نے مسکراتے ہوئے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا تھا، اور پھر آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی وہ کوہنی کے سہارے اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ مجھے کبھی کسی نے اس قدر عزت نہیں دی ہے جتنی عزت مجھے آپ نے دی ہے۔ بھلے ہی یہ شادی آپ نے جس مقصد کے لیے کی ہو، میں آپ سے ہمیشہ وفادار رہوں گی، اور میں یہ دعا بھی کرتی رہوں گی کہ اللہ آپ کو بہت جلد میری طرف مائل کر دے تاکہ آپ کے جو بھی خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ اس سے مخاطب تھی جو نیند کی دنیا میں گم چین کے مزے لے رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اس اچھائی سے مجھے محبت ہونے لگی ہے۔ دھیمی سی سرگوشی تھی جو نہ جانے اس نے خود سے کی تھی یا پھر سامنے لیٹے ہوئے اس شخص سے، مگر اس کمرے کی دیواروں میں وہ سرگوشی امر ہو چکی تھی۔ مسکرا کر اپنا سر اس کے قریب تکیے پر رکھتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے ہی اپنی آنکھوں کو بند کر گئی تھی۔ جلد ہی نیند نے بھی اسے اپنی آغوش میں لیا تھا تو وہ بھی نیند میں اترتی چلی گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ دشمن جان اپنے بے حد قریب سوئی ہوئی دکھائی دی تھی۔ اس کے چہرے کی معصوم نقوش کو دیکھتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے اپنے دماغ کا احتجاج بھول چکا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ پاس سوئی ہوئی لڑکی کی بدولت کتنے عرصے بعد اس نے ایک پرسکون نیند لی تھی، وہ بھی بغیر نیند کی دوائیوں کے۔ تو کیا یہ لڑکی اس کے زخموں کے لیے مرہم بن کر آئی تھی؟ کیا اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لینا چاہیے تھا؟ اس کے دل نے چپکے سے سرگوشی کی تھی۔ اس کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھتے ہوئے میرداد شاہ نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ اس کے گال کو چھوتے ہوئے وہ ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ چکا تھا، کیونکہ اس کا ہاتھ بے تحاشا گرم جلد سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غور کیا تھا تو وہ اسے بخار میں پھنکتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ سرخ پڑتی ہوئی چہرے کی رنگت میں زردیاں کھلی ہوئی تھیں۔ تبھی فکر مندی لیے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ خیال اس کے نم بالوں کی طرف گیا تھا تو بے اختیار کراہ کر اپنی آنکھیں میچی تھی۔ یہ لڑکی اتنی بے وقوف کیوں تھی؟ رات سونے سے پہلے شاور کون لے کر سوتا تھا، وہ بھی گیلے بالوں کے ساتھ؟ اف، بے تحاشا اس کا دل چاہا تھا کہ شفا کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو خود بھی اذیت میں مبتلا تھی اور اسے بھی اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ تو کیا وہ اب شفا کی تکلیف کو خود کے اندر محسوس کرنے لگا تھا؟ بے اختیار دل بے-تاب ہو کر دھڑکا تھا۔ تبھی باہر بڑھتے ہوئے وہ اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا پیالہ اور چند ایک پٹیاں لے آیا تھا۔ اس کے سرہانے بیٹھ کر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بخار کی گرمائش کو چیک کرتے ہوئے وہ اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد بھی جب بخار نہیں اترا تو تشویش سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا ٹھٹکا تھا۔ شفا، دھیمی سرگوشی کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا۔ تبھی مندی مندی سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے وہ سرخ ڈوروں سے سجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میرداد شاہ کی جانب دیکھ گئی تھی۔ پانی، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ میرداد شاہ نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے اپنا سر ہلایا تھا۔ ہاتھ فوراً پانی کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کو اس کے سر کے نیچے رکھتے ہوئے تھوڑا سا اسے اوپر اٹھنے میں مدد بھی دی تھی۔ چند گھونٹ حلق سے اترے تو آنکھوں کے آگے پھر سے اندھیرا چھانے لگا تھا، جب ایک جھٹکے سے آگے بڑھتے ہوئے میرداد شاہ نے اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔
اس کے وجود کو تھام کر اپنے بنیان میں ملبوس نیم برہنہ سینے سے لگاتے ہوئے وہ اس کی تپش سے اپنے وجود کو جھلستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سائن، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ خود کے تپش زدہ وجود کو اس کے وجود سے الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے بیمار اور کمزور وجود سے ایسا ہو پانا ممکن نہیں تھا۔ تبھی میرداد شاہ مضبوطی سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑتے ہوئے اپنی سانسوں کا لمس اس کے چہرے پر چھوڑ گیا تھا، جس پر پہلے سے گرم تپش لیے ہوئے چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ اس کی قربت سے بوکھلا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے نیم برہنہ سینے پر رکھتی ہوئی اپنی پوری طاقت سے اٹھ بیٹھی تھی۔ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ ابھی اس نے قدم بستر سے نیچے رکھنے کے لیے بڑھائے ہی تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے بیڈ سے اترتے دیکھ وہ جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑتا اسے واپس اپنی طرف گھسیٹ گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو تھامتے ہوئے میرداد شاہ اسے اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ اس کی پھیل چکی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں رکھا تھا اور دوسرے سے اس کی کمر کو مضبوطی سے خود کے حصار میں جکڑے ہوئے تھا۔ سائیں، چھوڑے مجھے۔ میرداد کی گرفت سے خود کو آزاد نہ کر پاتی وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرداد شاہ مرا جا رہا ہے تمہاری قربت کے لیے؟ میں مرا جا رہا ہوں تمہارے قریب آنے کے لیے؟ اسے جھٹکے سے قریب تر کرتا وہ گہری گمبھیر سرگوشی میں گویا ہوا تھا کہ اس کے تھر تھراتے لب کان کی لو کو چھوتے اسے حواس باختہ کر گئے تھے۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ تو تم میرا احسان سمجھو کہ تمہاری طبیعت کی وجہ سے تمہیں اپنے قریب کر رہا ہوں۔ شفا کے گرم ہوتے وجود سے خود کو جلتا ہوا محسوس کر کے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر وہ نم آنکھوں کو سختی سے بند کر گئی تھی۔ چاروں ناچار اپنا سر اس کے کندھے سے لگاتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گئی تھی۔ ایک آنسو پھسل کر آنکھوں سے کن پٹیوں پر بہا تھا اور پھر وہاں سے اس کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ تپتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ میرداد شاہ کے چوڑے سینے میں سمائے ہوئے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ بخار سے ٹوٹتے ہوئے وجود کو اس کے ٹھنڈے وجود سے کچھ راحت ملی تھی تو کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تبھی میرداد شاہ جھک کر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت اس کی کمر پر کر چکا تھا۔ اسے تو وہ تیز دھار لہجے سے چھلنی کر گیا تھا، مگر اپنے دل کا کیا؟ وہ یہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ شفا پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ وہ اسے تپتے ہوئے وجود کے ساتھ بھی خود سے قریب اس لیے کر رہا تھا کہ اس کا دل بار بار شفا کے وجود کے لیے ہمک رہا تھا۔ جس قدر اس نے میرداد شاہ کا خیال رکھا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اسے اپنے وجود سے راحت پہنچا سکے۔ دن چڑھ آیا تھا جب کافی دیر بعد ہی صحیح شفا کے بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ تبھی اب پسینے میں شرابور وہ میرداد شاہ کے پورے وجود پر تسلسل قائم کیے ہوئے لیٹی تھی۔ اس کا ایک نازک ہاتھ میرداد شاہ کے سینے پر اور دوسرا کمر کے گرد موجود تھا، جبکہ اس کا چہرہ میرداد شاہ کی گردن میں چھپا ہوا تھا۔ شفا، اب تم میرا ضبط آزما رہی ہو، بندہ بشر ہوں، کبھی بھی بہک سکتا ہوں، اور پھر تم خود ہی مجھ سے شکوہ کرو گی کہ میں نے تمہاری مجبوری میں فائدہ اٹھایا ہے۔ نرمی سے بولتا ہوا وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا گویا ہوا تھا جو پسینے سے تر تھے، جبکہ وہ ہنوز اسی کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے سو رہی تھی۔ اس کی پشت پر ہلکا سا کسمس آئی تھی، مگر وہ پھر سوتی بنی تھی۔ سائیں، سونے دیں۔ نیند میں بولتی ہوئی وہ مزید اپنا چہرہ اس کے وجود میں چھپانے کی کوشش کر گئی تھی، جس پر میرداد شاہ نے اپنا سانس روکے ہوئے اسے اپنے بے حد نزدیک محسوس کیا تھا۔ وہ جو کب سے خود پر ضبط رکھے ہوئے تھا اب ضبط ڈگمگایا تھا تو اس کا ہاتھ شفا کی نازک سی کمر پر گیا تھا۔ ہاتھ سے اس کی کمر کے خم کو چھوتے ہوئے وہ اوپر اس کی گردن تک آیا تھا۔ دل نے بہت تعویلیں پیش کی تھی کہ وہ تمہاری محرم ہے، اگر تمہارا دل اس کے لیے ہمک رہا ہے تو جھکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تبھی اب وہ اس کا چہرہ اپنے گردن سے پیچھے ہٹائے ہوئے اس کے سوئے ہوئے نقوش کو دیکھ رہا تھا، جو نہایت ہی معصوم دکھائی دے رہے تھے۔ جھک کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ ہلکا سا مڑتے ہوئے اس کے وجود پر حاوی ہوا تھا، جبکہ وہ جو بخار کے زور ٹوٹنے پر اب قدرے پرسکون مگر تھکی تھکی محسوس اپنا ہاتھ میرداد شاہ کے سینے پر رکھتے ہوئے وہ سانسوں کے لیے مچلی تھی، مگر اسے اپنے لبوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہ دیکھ کر اچانک سے شفا کا ہاتھ میرداد شاہ کی گردن تک گیا تھا اور پھر اس کے ناخنوں سے گردن چھیلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جس پر درد کی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر نازک سا کٹ چھوڑتے ہوئے اپنے پیچھے ہٹا تھا۔ تر لبوں سے خون نکلا تھا تو وہ ستائش بھرے انداز میں اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا تھا، جبکہ شفا آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے نازک سے لبوں کو جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری سانس ابھی بند ہو جاتی۔
बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर देखती हुई वो उसके चेहरे पर रेंग रही मुस्कुराहट को घूरती हुई नजरों से देख गई थी, जबकि वो हनूज उसके ऊपर छाया हुआ उसके लबों को सहला रहा था, जिस पर कट लगे हुए लब में और ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। तभी छटपटाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर मीरदाद शाह की गिरफ्त में ऐसा होना मुमकिन नहीं था। मजीद उसका हाथ निचले लब को छूते हुए अभी मजीद जलन पैदा करने ही लगा था, जब एक झटके से उसका अंगूठा दोनों दांतों के दरमियान लेती हुई वो उसे जोरदार तरीके से काट चुकी थी। आ तेज दांतों की चुभन महसूस हुई थी तो वो बेख्तियार अपना हाथ उसके दांतों से खींच गया था। पागल हो गई हो, काटा क्यों है? घूरती हुई नजरों से देखते मीरदाद शाह ने उसकी जानिब देखा था जो उसके मद्दे मुकाबिल उसे घूर रही थी। पहले आपने क्यों काटा है? मुंह बसोर कर कहती हुई वो दूबदू गोया हुई थी। अब तुमसे किसने कहा है कि बंदा बशर को बहकाओ? अब औरत जात हो और वो भी मेरी निकाह में हो। इतने करीब रहोगी तो बंदा बहक जाएगा ना। क्या तुम्हें जरा सा भी मेरा एहसास नहीं हुआ? संजीदगी से कहता हुआ वो अब की मर्तबा उसके नाजुक से ऊपर वाले लब पर आए हुए कट को देख रहा था, जो काफी गहरा लगता था। मैं बुखार में थी, मुझे मालूम नहीं हुआ, नहीं तो मैं ऐसा क्यों करती? बौखिलाकर कहते हुए वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर गई थी, जिस पर बेख्तियार मीरदाद शाह ने अपने लबों को भींचा था। अगर तुम्हें बुखार नहीं होता तो तुम मेरे करीब नहीं आती। न जाने वो उसके लबों से क्या सुनना चाहता था, तभी अल्फाज बरामद हुए थे। ऐसा नहीं है, आपके करीब आने में क्या परेशानी हो सकती है? वो तो आप मुझे पसंद नहीं करते, नहीं तो मैं जानती हूँ बीवी के क्या फ़राइज़ होते हैं। बिला झिझक कहती हुई वो निहायत ही मासूम दिखाई दी थी, जबकि मीरदाद शाह के लबों पर मुस्कुराहट मचली थी। तो इसका मतलब है तुम्हें मेरी कुर्बत पसंद आई? बेबाकी से कहता हुआ वो झुकते हुए उसके जलन करते हुए लबों पर एक और मोहर सब्त कर चुका था, जिस पर हड़बड़ाकर वो उसके लबों पर अपने हाथ रख गई थी। आप हद करते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और आज आपको क्या हो गया है? कहीं मेरा बुखार आपके सर तो नहीं चढ़ गया ना? परेशानी से कहती हुई वो अब की मर्तबा उसके माथे पर हाथ रख चुकी थी, जिसे थाम कर लबों से लगाता हो वो एक झटके से पीछे हुआ था और उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे उतरती हुई एक पल के लिए उसका पाँव लड़खड़ाया था, जब मीरदाद शाह ने आगे बढ़ते हुए उसे कमर से थामा था। इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे भागने की? वापस लौटकर मेरे पास ही तो आना है। नरम मुस्कुराहट से कहते हुए वो अब की मर्तबा झुककर उसके कान की लो को लबों से काट गया था, जिस पर फैल चुकी बड़ी बड़ी आंखों से पलटकर उसके चेहरे की जानिब देखती हुई वो एक झटके से खुद को छुड़ाते बाथरूम में बंद हो चुकी थी, जबकि पीछे वो अपने बालों में हाथ चलाकर रह गया था। मीरदाद शाह, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने गुजरे हुए कल से ज़रा भी नसीहत नहीं मिली है? उसका दिमाग उसे वर्गलाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो कितने वक्त से मेरे साथ है, अब तक तो मुझे अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। दिल ने एक तावील पेश की थी। शनाया भी तुम्हारे साथ काफ़ी वक्त से थी, मगर तुम फिर भी उसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सके। तो अब इस लड़की के बारे में तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, जबकि ये तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ ही वक्त से है? अब की मर्तबा दिमाग की तावील पर दिल और दिमाग दोनों ही खामोश हो चुके थे, जबकि उसकी निगाहें सामने दरवाजे पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर निकली थी तो मीरदाद सिर्रे से कमरे में मौजूद ही नहीं था, जिस पर फिलहाल के लिए शुक्र का सांस भरती हुई वह जल्दी जल्दी से तैयार होते हुए बाहर बढ़ी थी। जिस समय अभी भी नकाहत मौजूद थी, मगर अब बुखार उतर चुका था, तो उसे नीचे जाकर सबको अपना चेहरा भी दिखाना था। फिर सारे दिन वो उसे दिखाई ही नहीं दिया था, और रात का खाना खाकर जब वो वापस कमरे में आए थे तो वो कमरे से भी गायब था। अजीब सी सूरत हाल थी। क्या उसके यूं पीछे हट जाने पर वो उससे नाराज था? दांतों में उंगलियां दबाकर यहाँ से वहां टहलती हुई वो बेचैनी से बस इसी बारे में सोचे चली जा रही थी। वो ये बात जानती थी कि जो औरतें अपने शोहर को झुठलाती हैं तो उन पर खुदा की कितनी लानत बरसती है, और वो उन लोगों में शुमार नहीं होना चाहती थी। तभी बेचैनी से टहलते हुए उसे मनाने का कोई तरीका ढूंढ रही थी। तभी एक ख्याल आया था, जिस पर अपना हलक तर करते हुए वो अलमारी की जानिब बढ़ गई थी। अलमारी खोलकर पहली निगाह जहाँ पड़ी थी, बेख्तियार उसका दिल कानों में धड़का था। क्या उसे ये करना चाहिए था? क्या वो ये करना चाहती थी? बेख्तियार दिल ने सवाल पूछा था, तभी सामने से मस्बत जवाब दिया गया था, जिस पर आगे बढ़कर वो पैकेट हाथ में थाम चुकी थी। हाँ, वो खुदा की लानत को खुद पर पड़ता हुआ नहीं देख सकती थी। अगर पहल करने से उसका खुदा और उसका शोहर दोनों उससे राजी थे तो इस बात में कोई भी कबाहत नहीं थी। पैकेट हाथ में थाम कर बाथरूम की जानिब बढ़ते हुए उसके कदम बाकायदा लड़खड़ा रहे थे, मगर उसे ये काम करना ही था, उसे अपने शोहर को मनाना ही था। रात उसे आते आते काफ़ी देर हो गई थी। दिमाग और दिल की इस जंग में जीत दिल की हुई थी, जो बार बार होमकते हुए शिफा के वजूद का तलबगार हो रहा था।
मगर वो अभी भी खुद से ये एतराफ़ नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि शिफा खुद से उसके लिए पहल करे। उसकी मर्दाना अना इस चीज़ के आड़े आ रही थी। पिछली मर्तबा जब उसने दिलो जान से शनाया को चाहा था तो वो उसे छोड़कर चली गई थी। अब वो चाहता था कि औरत सामने से बढ़कर उससे मोहब्बत का इजहार करते हुए इस रिश्ते की शुरुआत करे, ताकि उसके छोड़कर जाने की कोई भी वजह बाकी ना रहे। कमरे में दाखिल हुआ था तो अंधेरे कमरे में मोमबत्तियों की रोशनी से पूरा कमरा जगमगा रहा था। हाथ सामने बोर्ड की जानिब बढ़ाया ही था, मगर जो पहला मंजर उसे दिखाई दिया था, उसे देखकर बेख्तियार मिर्दाद शाह की धड़कन तेज हुई थी। सांसें हलक में ही अटकी थी तो बेख्तियार पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए वो बगैर लाइट जलाए हुए ही कदम कदम उसकी जानिब बढ़ा था, जो अपना रुख खिड़की की जानिब किए हुए ठहरी थी। सुर्ख रंग की साड़ी में मलबूस वो उस वक्त बगैर चेहरा दिखाए ही बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। उसका दराज कद मजीद नुमायां हो चुका था, जबकि पाँव में पहनी हुई हील और साड़ी के छोटे से ब्लाउज से दिखाई देता हुआ उसकी कमर का खम किसी को भी बहकाने की ताकत रखता था। आगे बढ़कर शिफा की कमर के गिर्द अपने हाथ बांधता हुआ वो झुककर उसकी गर्दन को चूम गया था, जिस पर आंखें बंद करके वो लरसते हुए वजूद के साथ अपना आप उसे पेश कर रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब कुछ क्या है? उसकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से बोझल हुई थी, जिसे महसूस करती हुई शिफा भी जी जान से लर्जी थी। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है हमारे रिश्ते में पहल करने की, धीमी सरगोशी की तरह आवाज़ में कहती हुई वो अपनी आंखें खोलने की भी हिम्मत खुद में नहीं महसूस कर पा रही थी। जब एक झटके से झुकते हुए वो उसे अपनी बाहों के हिसार में थाम चुका था, हाथ ने कमर के खम को छुआ था, तो शिफा बौखलाकर अपनी आंखें खोलती हुई अपने बाजुओं को उसकी गर्दन के गिर्द बांध चुकी थी। मैं नहीं जानती कि आपके साथ पहले क्या हुआ है, क्या आप अब एतबार करने से डरते हैं। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं आपसे किया गया हर वादा वफा करूंगी। मैं आपसे वफा निभाऊंगी। हल्का सा मुस्कुराकर कहती हुई वो उसकी आंखों में आंखें डाले हुए गोया हुई थी, जिस पर झुककर मिर्दाद शाह ने उसके लबों पर अपने लब रखते हुए उसकी बात पर मोहर लगाई थी। तुम्हें अब इजाज़त नहीं है किसी की भी जानिब देखने की। अब से मिर्दाद शाह तुम्हारी आंखें हैं और मिर्दाद शाह तुम्हारा घर है। भारी जज्बात से चूर आवाज़ में कहते हुए वो अपने कदमों को बिस्तर की जानिब बढ़ा गया था, जिस पर कांपते हुए दिल के साथ वो अपनी आंखें बंद करते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा चुकी थी। दमकते हुए चेहरे के साथ वो कदम कदम चलते हुए मिर्दाद शाह के साथ नीचे आई थी, तो हर किसी ने उसे देखकर उसकी बलाई उतारी थी। आफरीन बेगम और शाहाना बेगम तो उन दोनों की जोड़ी को देखकर वारी जा रही थी। उन्होंने अपने बेटे के हक में जो फैसला किया था वो बेहतरीन साबित हुआ था। शिफा एक बेहतरीन लड़की साबित हुई थी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी मोहब्बत में भी शिद्दत आती जा रही थी, और शिफा के चेहरे से ये बात घर में मौजूद हर कोई बखूबी जान सकता था। आज भी वो रोज़ की निस्बत कदरे देर से कमरे से बाहर आए थे, और फिर शिफा के चेहरे पर निखार देखते हुए हर किसी ने उसकी बलाई उतारी थी। आखिरकार वो नाजुक सी लड़की अपने शौहर का दिल अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो ही गई थी। खाने की मेज़ की जानिब बढ़ते हुए वो लोग अभी बैठे ही थे जब मेन दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था, और उसे देखकर हर किसी के चेहरे पर चट्टानों से सदमोहरी उतर आई थी। खास तौर पर मिर्दाद शाह उसे देखकर पत्थर का हो चुका था। वो शनाया थी। ऊंची हील के साथ टिक टिक करती हुई वो अंदर दाखिल हुई थी और सीधा मिर्दाद शाह के सामने पंजों के बल बैठते हुए वो उसके घुटनों को थाम गई थी। शाह, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो, मुझे माफ़ कर दो। बस एक मर्तबा देखो, मैं तुम्हारे लिए लौट आई हूँ, मुझे अपना लो, हम फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करूंगी और तुम्हें कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस एक मर्तबा, आंखों में आंसू लाकर कहती हुई शनाया उसके हाथों को थामते हुए गोया हुई थी, जबकि वो यकटक शनाया के चेहरे को देखे चले जा रहा था, जिस चेहरे से बेइंतहा मोहब्बत बल्कि इश्क तक का दावा था। अब उसे देखते हुए वो कोई भी जज्बात जहन की स्क्रीन पर उभरते हुए नहीं देख रहा था। मोहब्बत और इश्क जैसे अल्फाज के लिए उसके जहन में अब एक ही चेहरा उभरता था, अपने सामने बैठी हुई अपनी बीवी शिफा का। शनाया चौधरी, अपनी हद में रहो। मेरी बीवी को मुझसे बेतकल्लुफ़ होने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, तो आइंदा मुझे हाथ लगाने से पहले 100 मरतबा सोच लेना। मेरी बीवी काफ़ी गुस्से वाली है, सामने वाले का सर फाड़ने से भी बाज नहीं आती। संजीदगी से उसके चेहरे को देखकर कहता हुआ वो निहायत ही मजाक के अंदाज में गोया हुआ था, जबकि वहाँ बैठे हर इंसान ने उसकी बात पर लब दबाए थे, मगर शिफा के चेहरे पर तो नासमझी थी। बीवी, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो मिर्दाद शाह, तुम किसी और के नहीं हो सकते। तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारे दिल पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, शनाया मिर्दाद शाह का हक। गुस्से से सुर्ख पड़ते हुए चेहरे के साथ कहती हुई वो एकदम से उठ खड़ी हुई थी।
जब मीरदाद ने एक नज़र शिफा के चेहरे की जानिब देखा था जो सफ़ेद पड़ चुका था। मेरी बीवी के सामने तुमने आज ये कहने की जुर्रत कर दी है। आइंदा ये अल्फाज लबों से निकाले तो मैं तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारी कब्र में उतारूंगा। यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि मैं अब तुम जैसी बदकिरदार औरत का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। दो टोक लहजे में बोलता हुआ वो झुककर नरमी से शिफा का हाथ थामते हुए, एक हाथ उसके गिर्द कंधे पर बांधते उसे लिए हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था, जबकि शनाया भिंची हुई मुट्ठियों के साथ उसे जाता हुआ देख रही थी। क्या वो सच में उसकी बीवी है? बेयकीनी से बोलती हुई वो वहां मौजूद लोगों से मुखातिब हुई थी, जिन्होंने उसे जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा था। तभी पैर पटकते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ गई थी। वो लड़की शनाया, क्या वो आपकी बीवी थी? क्या आप पहले से शादीशुदा थे और मुझे बताया गया था कि आप अपनी महबूबा के गम में? कमरे में दाखिल होते ही वो एक झटके से अपना वजूद उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए पलटकर उसकी जानिब सर्द निगाहों से देख रही थी, जबकि वो बालों में हाथ चलाकर गहरा सांस भरता हुआ इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। देखो शिफा, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्या हकीकत बताई है, क्या नहीं। हमारा रिश्ता वहां तक नहीं पहुंचा था कि हम इस चीज़ के बारे में कभी भी डिस्कस करते, तो मैं तुम्हें ये क्यों बात ना बताता। हाँ, वो लड़की मेरी बीवी रह चुकी है और उसे मेरी बीवी रहते हुए उसने किसी दूसरे इंसान से निकाह करने के लिए मुझसे तलाक ले लिया था। मुझे वो छोड़कर चली गई थी, जिसकी बेवफाई में मुझे तमाम औरतों पर से एतबार खत्म हो गया था। मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरी बीवी तुम हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ और ये बात अब तुम बेहतर तरीके से जानती हो। तो मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नरमी से उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम कर कहते हुए वो उसकी आंखों में देखते हुए गोया हुआ था, जबकि शिफा भरी हुई आंखों के साथ अपना सर नफी में हिला गई थी। नहीं मीर, तुमने मुझसे वफा नहीं की, तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? मुझे अब उस लड़की से ये बात क्यों सुनने को मिल रही है, और वो लड़की तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम कैसे लगा सकती है? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सुनना। यहाँ से चले जाओ, अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, खुदा का वास्ता तुम्हें। वो गुस्से से कहती हुई वो हाथ से बाहर निकल जाने का इशारा कर गई थी, जिस पर गहरा सांस भरता हुआ वो चंद कदम पीछे ले गया था। जानता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नरमी से कहता हुआ वो उसके मनमोहने सुर्ख पड़ते हुए चेहरे पर एक निगाह डाले हुए कमरे से बाहर बढ़ गया था, जबकि शिफा अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोती हुई बिस्तर पर बैठ चुकी थी। क्या उसके साथ धोखा हुआ था? लग तो ऐसे ही रहा था। शिफा, बस भी कर दो, और कितना मीर को सजा देने का इरादा है? एक छोटी सी बात पर तुमने उसे कमरे से निकाला हुआ है, और देखो मेरा बच्चा घर भी नहीं लौटता, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि तुमने उससे नाराज हो। शाहाना बेगम खफगी से उसके चेहरे को देखकर कहती हुई उसके आगे खाने की प्लेट टिका चुकी थी, जबकि वो अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए अपने लबों को काट गई थी। अम्मा सरकार, आपके बेटे को मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा कुछ भी था तो उन्हें पहले मुझे बता देना चाहिए था। उन्होंने बहुत गलत किया है तो उन्हें उनकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। संजीदगी से कहती हुई वो खाने का निवाला उठाकर अभी मुंह में रखने ही लगी थी कि अचानक से उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। ज़ोरदार तरीके से उबकाई आई थी तो वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए भागी थी। कुछ देर बाद में ढाल सी वापस लौटी तो सामने पड़े हुए खाने को एक हाथ से पीछे धकेल दिया था। मुझे कुछ भी नहीं खाना, तबीयत ठीक नहीं है। वो उन्हें बता नहीं सकी थी कि उनके बेटे की जुदाई में उसकी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई थी। शिफा, तुम माँ बनने वाली हो। शाहाना बेगम के अल्फाज उसके सर पर बम की तरह गिरे थे। तभी वो फटी फटी आंखों से सामने बैठी हुई शाहाना बेगम को देख रही थी। अम्मा सरकार, आपको कैसे मालूम? लड़खड़ा कर बोलती हुई वो अपना हलक तर कर गई थी। तुम्हारी हालत देखकर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। पहले तो मैंने तुमसे कहने की हिम्मत नहीं की कि मीर आएगा तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा, मगर अब लगता है मुझे कि उसे फ़ोन करना होगा। संजीदगी से बोलकर उठकर खड़े होते हुए वो मोबाइल फ़ोन कान से लगा चुकी थी, जबकि टेबल पर बैठी हुई शिफा बस अपनी उंगलियों को देखकर रह गई थी। क्या यह हकीकत थी? क्या उसके वजूद के अंदर एक नया वजूद पल रहा था? न जाने उसे बैठी हुई कितनी देर हुई थी जब मेन दरवाजे से किसी के भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। अम्मा सरकार, क्या हुआ है? शिफा, शिफा ठीक है? बौखलाकर कहते हुए वो आगे बढ़ते हुए शिफा का चेहरा दोनों हाथों में थाम गया था। ठीक है, तुम्हारी बीवी बस पेट से है। अपने बेटे के चेहरे को एक नज़र देखकर वो यूं गोया हुई थी जैसे रोजनामा सुना रही हूँ, जबकि वो जो कदरे बौखलाया हुआ था बगैर उनकी बात पर गौर किए हुए शिफा के चेहरे को देख रहा था। अरे तो आप ठहरी क्यों हैं? इसे जल्दी से अस्पताल लेकर चले ना, कुछ हो ना। अभी वो बौखलाकर अल्फाज अदा ही कर रहा था जब अचानक से उनके अल्फाज जहन में जज्ब हुए थे, तो उसने बड़ी बड़ी फैली हुई आंखों के साथ शिफा और फिर अपनी माँ की जानिब देखा था।
اس کی ماں جو اپنے لب دبا کر مسکراہٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم سے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ شاباش میرے بیٹے، تم نے بہت بڑا کارنامہ کر دکھایا ہے۔ مسکرا کر اسے چھیڑتی ہوئی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے میر نے شفا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ بے تابی سے کہتا ہوا وہ بس اس کے منہ سے ہاں سننا چاہتا تھا، جب ایک جھٹکے سے آگے بڑھتی ہوئی وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کو باندھ گئی تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں تم سے ہر وفا نبھاؤں گا۔ میں ساری زندگی بھی تمہیں منانے کے لیے تیار ہوں، جتنی بڑی تم نے مجھے خوشی دی ہے۔ میرداد شاہ تمہارے لیے ہر وعدہ وفا کرے گا۔ اس کے الفاظ جذبات سے چور تھے، جب جھکتے ہوئے وہ اس کے ماتھے کو لبوں سے چوم گیا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔